The next topic today in chapter 1, the making of nationalism in Europe. Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdom, duchies and cantons in the mid of 18th century, whose rulers had their autonomous territories. अगर हम मिड 18th सेंचुरी का यूरोप देखें तो उसमें आज की तरह नेशन स्टेट नहीं मिलेंगे। जैसे कि आज हर कंट्री का अपना एक निश्चित बाउंड्री लाइन है, अपनी एक सीमा रेखा है और हर कंट्री का अपना एक इलेक्टेड जो है गवर्नमेंट है। लेकिन उस समय जो जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड जैसे जो देश थे वो किंगडम यानी कि राजशाही, डचेज और कैंटन में बटे हुए थे, डिवाइड थे और उनके जो रूलर्स थे वो ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ के जो है वो रूलर्स थे, यानी कि स्वायत्त क्षेत्रों के जो है वो शासक थे। दे डिड नॉट शेयर ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर। और ये जो है मिड 18th सेंचुरी में इनके जो शासक थे वो ऑटोनॉमस या स्वायत्त थे, लेकिन ईस्ट और मिडिल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्चियल गवर्नमेंट के अंडर में थे। इन टेरिटरीज़ में अलग अलग तरह के लोग जो है वो रहते थे और ये अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर का हिस्सा जो है वो अपने आप को नहीं मानते थे। सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दीज आर, यूरोप में नेशनलिज्म किन कारणों से हुआ ये मुख्य हैं। द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, द स्प्रेड ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेशन एंड द ट्रीटी ऑफ वियना, द राइज ऑफ द रिवोल्यूशनरीज। First है the aristocracy and the new middle class. Socially and politically a landed aristocracy was the dominant class in the Europe. यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो कहा जाए कि ज़मीनों के मालिक कुलीन वर्ग था। The aristocracy and the new middle class, socially and politically a landed aristocracy was the dominant class in the continent. यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो ज़मीनों के मालिक कुलीन वर्ग थे, यानी कि जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी क्लास था, वो सोशली और पॉलिटिकली यानी कि सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही तरीके से एक डोमिनेंट क्लास था, यानी कि एक प्रभावशाली वर्ग यूरोप में था। दे ओन्ड स्टेट्स एंड प्रॉपर्टी बोथ इन कंट्री साइड एंड टाउन हाउस। और ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी क्लास था, इसके पास टाउन एरियाज़ में भी और कंट्री साइड यानी कि यूरोप के ग्रामीण इलाकों में भी इनके पास स्टेट्स यानी कि जागीरें और प्रॉपर्टी यानी कि संपत्तियां दोनों ही के वो स्वामी थे। इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप देयर वाज एन इमर्ज्ड ऑफ द कमर्शियल क्लास हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में, यूरोप के वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में यहाँ पर एक ऐसा कमर्शियल क्लास जो है वो उभर करके आया या अस्तित्व में आया, जिसका जो अस्तित्व था जो मार्केट के लिए प्रोडक्शन पर बेस्ड था, यानी कि वो केवल मार्केट के लिए ही प्रोडक्शन जो है वो करते थे। तो एक नया कमर्शियल क्लास जो है वो वहाँ पर उभर के आया। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द न्यू सोशल ग्रुप Due to industrialization, the new social group, a working class population and middle classes made up of industrialists, businessmen, professional came into being. यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण यूरोप में इंग्लैंड में जो है वो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ 18th सेंचुरी में। लेकिन यूरोप के जो अदर कंट्रीज़ थे, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, वहाँ पे 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शुरू हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे नए सोशल ग्रुप, वर्किंग क्लास यानी कि जो श्रमिक वर्ग था वो जो है एक नए समूह के रूप में उभर के आया। एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल केम इनटू बीइंग। और एक मिडिल क्लास जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल जो है वो शामिल थे, ये जो है वो वहाँ पर इनसे मिलकर के एक नया मिडिल क्लास जो है वो बना। इट वॉज एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गेन पॉपुलरिटी। एजुकेटेड और जो लिबरल मिडिल क्लास था यानी कि जो उदारवादी मध्यम वर्ग था, इन लोगों के बीच में जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था यानी कि जो विचार था वो धीरे धीरे लोकप्रिय जो है वो होने लगा। राष्ट्रीय एकता का विचार जो है वो पॉपुलर होने लगा।
The three features of the class of landed aristocracy of Europe. During the mid-18th century, a landed aristocracy was the dominant class in Europe, both politically and socially. जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि यूरोप में mid-18th सेंचुरी में वहाँ पर जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी क्लास था वो सोशली और पॉलिटिकली ज़्यादा डोमिनेंट क्लास था. The members of this landed aristocracy was united by a common way of life that cut across regional division. और जो ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी क्लास था यानी कि जो ज़मीनों के मालिक सामंती वर्ग जिसको कहा जाता है, सामंती वर्ग के जो मेंबर थे इनका एक कॉमन वे ऑफ लाइफ था, यानी कि इनका जो जीवन शैली था वो एक दूसरे से क्या था, साझा था, मिला जुला था. और ये क्षेत्रीय डिवीज़न यानी कि रीजनल डिवीज़न के अक्रॉस था, आर पार था. दे ओन्ड ह्यूज प्रॉपर्टी बिग स्टेट बोथ इन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज. और ये शहरों और गाँव दोनों ही जगहों पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों के मालिक थे. देयर फैमिलीज वर टाइड टुगेदर बाय मैट्रिमोनियल रिलेशन एंड दे विल्डेड मच पावर इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज. और इनके जो फैमिलीज़ थी, इनके जो परिवार थे वो मैट्रिमोनियल रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में इनको बहुत ही पावर या अधिकार जो है वो मिला हुआ था.